पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास कार्यक्रम पॉलिटिकल मंथन देख रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल मंथन में पूरे वीक, पूरे सप्ताह की सियासत के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और केवल बिहार ही नहीं बल्कि देश के अहम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। और सबसे पहले हम अपने मेहमानों का परिचय करा दें। मेरे ठीक दाहिनी तरफ सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मेरे ठीक बाईं तरफ न्यूज हाट के एडिटर इन चीफ अमित कुमार अग्रवाल सर मौजूद हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज विस्तार से चर्चा करेंगे, कई मुद्दे, नीट छात्रा मामले पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग कुशवाहा का जो मास्टर स्ट्रोक है उस पर भी बातचीत होगी। बंगाल भी ले चलेंगे, महाराष्ट्र भी ले चलेंगे, यूजीसी पर भी गर्मा गर्म चर्चाएं होंगी। सबसे पहला सवाल सर आपसे ही शुरुआत करते हैं। नीट मामले को लेकर सरकार की नींद आखिर इतनी देर से क्यों खुली? 25-26 दिन आज बीतने को है और सारा लीपापोती के बाद फाइनली आज जो है सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया गया। देखिए, इस मामले में तो शुरू से ही गड़बड़ झाला दिख रहा था। थानेदार ने गलती की, उसकी गलती पर मुहर लगा दी एसपी ने, फिर एसपी ने, फिर एसएसपी ने। जब मामला उजागर हुआ तो एसआईटी टीम गठित की गई और जांच शुरू हुई। लेकिन जांच के बाद भी आज भी पुलिस ये बताने में सक्षम नहीं है कि जांच कहां तक पहुंची। अब देखिए, 25 लोग संदेह के घेरे में थे, उनका डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया। अब कहा जा रहा है कि जो लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर स्पर्म मिले थे वो 18 से 21 साल के युवाओं के जी। 5 युवा उस उम्र के लोग रडार पर जी। इस बीच खबर आती है कि डीजीपी ने बुलाया परिवार को और जांच अधिकारियों के सामने बिठाकर बातचीत की। जांच अधिकारी ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये आत्महत्या है, ये हत्या नहीं। एक तरफ तो मेडिकल रिपोर्ट में कुछ और बात आ रही है कि भाई लड़की के प्राइवेट पार्ट पर स्पर्म मिले, पोस्टमार्टम में भी ये और एफएसएल में भी ये रिपोर्ट मिला। डीएनए रिपोर्ट अभी आई नहीं थी कल तक, जब तक डीजीपी मिल रहे थे। तो जब डीएनए रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और एफएसएल रिपोर्ट में साबित हो गया है कि उसके साथ रेप हुआ है, फिर ऐसे में क्यों जांच अधिकारी ये कन्विंस करने में तुले हुए थे कि भाई ये हत्या नहीं आत्महत्या है? मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि पुलिस क्या करना चाहती है। अमित सर, न्याय मिलने में देरी कहा जाता है कि न्याय न मिलने के बराबर होता है। ऐसे में सीबीआई जांच इतना मतलब करने के बावजूद लगता है कि सीबीआई बहुत सारे ऐसे केस पड़े हुए हैं अभी भी जिसके फाइनल तह तक नहीं पहुंच पाई है सीबीआई। देखिए, एक तो 1 महीना पहले ही गुजर चुका है तकरीबन। 6 तारीख की घटना, ये 6 जनवरी की घटना है मेरे ख्याल से। जी। उसके बाद परिजन कंटिन्यू, आप देखेंगे कि परिजन परेशान हो रहे हैं। कभी एसआईटी का जवाब उनको देना है, कभी उनको डीजीपी के यहाँ बुलाया जाता है, कभी एसएसपी के यहाँ बुलाया जा रहा है और रिजल्ट कुछ भी नहीं। जितने भी नेता हैं, चाहे पप्पू यादव हो या कोई भी हो, वो हल्ला करते रह रहे हैं लेकिन उसका कोई फाइनल कंक्लूजन या रिजल्ट नहीं आ पा रहा। परसों परिजन को पटना बुलाया गया, पटना में डीजीपी से उनको मिलवाया गया। आउटकम क्या आया? निकलने के बाद वो लोग हेडक्वार्टर से निकलने के बाद, या डीजीपी के आवास पे मेरे ख्याल से मिलने वो गए थे, निकलने के बाद परिजन संतुष्ट नहीं थे। उनका ये कहना था कि जो डिटेल उनको बताया जा रहा है उससे वो संतुष्ट नहीं है। जो आत्महत्या हत्या वाली जो थ्योरी पे पुलिस काम कर रही है उससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। फिर एक और बात सामने आई कि परिजन, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता है, परिजन के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि या तो ये आत्महत्या पे आप लोग एग्री कर जाइए, या तो फिर ये आपके परिवार से संबंधित कोई ऐसा परिवार के पुराने शादी समारोह के वीडियोस मांगे जा रहे हैं। डराने का भी प्रयास एक तरह का। अब ये डराने का या किस ढंग का है ये तो भाई वही लोग समझ पाए, लेकिन परिजन के हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। तो ये क्या, अगर मान लीजिए कि उनके परिवार का ही कोई सदस्य इन्वॉल्व अगर है, सही में अगर है, कोई रिश्तेदार भी है, कोई रिश्तेदार भी है सर, तो इसका मतलब उसको दरकिनार थोड़ी कर दिया जाएगा। कोई क्राइम अगर किसी का रिश्तेदार करता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो क्षम्य है। अगर है वो तो ये बात करने का, ऑप्शन देने का कहाँ से सीन बनता है? अगर परिवार का सदस्य दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, नहीं दोषी आत्महत्या है तो अपने रिपोर्ट को सार्वजनिक कीजिए कि आत्महत्या है, काम खत्म हो गया। अब ठीक है, अब सीबीआई को चला गया है केस, अब सीबीआई नए एंगल से
क्या उसमें निकालती है, अब तो देखने वाला विषय है। ऐसे तो हजारों मैटर ऐसे हैं जो सीबीआई अभी तक कोई फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाई है। श्रीकांत सर, आप तो पुराना अनुभव रहा है, कई कांडों को आपने देखा होगा। तेजस्वी यादव ने आज सोशल मीडिया पर नवरूणा कांड की चर्चा की और कहा कि उस कांड में भी जो है पुलिस नहीं पहुंच पाई, सीबीआई नहीं तह तक नहीं पहुंच पाई। तो क्या देखिए, ऐसे नहीं, सीबीआई का कन्विक्शन रेट आप देखिएगा तो कहीं भी से भी सीबीआई जो जांच करती है उस मामले में कन्विक्शन रेट बिहार पुलिस से भी कम है। अच्छा, बिल्कुल। तो हर मामले की जांच सीबीआई करेगी और वही जांच पक्का होगा, वही सही होगा, कोई इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और बिहार पुलिस जो जांच करेगी वो सही नहीं होगा, ये भी कहना ठीक है। कभी कभी स्टेट की पुलिस केंद्रीय जांच एजेंसियों से बढ़िया जांच कर सकती है। और पहली बार तो शुरू किया है जांच का काम बिहार पुलिस ने। लेकिन सर 3 दिन तक तो स्पॉट पे गए ही नहीं थाना प्रभारी। भाई तो चूक सामने आई ना। थाना प्रभारी ने बड़ी भूल की। डीवीआर लेने के लिए अपने ड्राइवर को भेज दिया, ड्राइवर वो भी प्राइवेट ड्राइवर को भेज दिया, अपने खुद नहीं गई। तो सवाल तो उठा, घेरे में तो आई हूँ। सवाल ये भी तो उठना चाहिए कि भाई अब उनकी रिपोर्ट पर मुहर कैसे लगा दी एसपी ने, कैसे उसको सही मान लिया सिटी एसपी और एसएसपी ने। ये भी तो डे वन से लापरवाही, तो डे वन से लापरवाही तो दिख ही रही है। लेकिन अब मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि पुलिस एक तरफ जो जांच चल रही है, जो सच्चाई सामने आ रही है मीडिया के जरिए कि भाई इसमें उसके प्राइवेट पार्ट्स पर स्पर्म पाया गया है, मतलब रेप हुआ है। दूसरी तरफ उसके माता पिता दावा कर रहे हैं कि पुलिस अधिकारी जो जांच में शामिल है डीजीपी के सामने ये कह रहे थे एक डायरी दिखाकर कि देखिए ये आत्महत्या है, हत्या नहीं है। डायरी लिखती थी आपकी बेटी। हाँ, तो उससे वो संतुष्ट नहीं है। करें को जो डायरी दिखा रहे थे उससे साबित नहीं होता है कि आपको क्या लगता है? सर इसमें एक चीज हम इंटरप्ट करना चाहेंगे। अगर ये आत्महत्या है तो आत्महत्या सार्वजनिक क्यों, वेट क्यों किया जा रहा है? आत्महत्या भाई तो आप परिजन या फिर जो दोषी है या दोषी के जो परिजन है या फिर जो विक्टिम है उसके परिजन है, उससे डिस्कशन का कहाँ मैटर उठता है? अगर वो दोषी है सर, आत्महत्या है, डायरी लिखती है, उससे प्रूव हो रहा है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं कि इसके द्वारा आत्महत्या की गई है, तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक करके उसके बाद वो सीबीआई को सुपुर्द किया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जैसे बाकी मामलों में करते रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो जांच है वो सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है, तभी पुलिस को ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा। फेल हो गए सम्राट चौधरी। भाई देखिए, कल परसों तो उनके द्वारा कहा गया था परिजन को मिलने के लिए, लेकिन परिजन किसी कारणवश नहीं मिलना चाहते थे। हो सकता है कि भाई बहुत परेशान हो रखे, महीना भर से परेशान थे परिजन, तुरंत वहाँ डीजीपी से मिल के आए थे तो नहीं मिले होंगे। अब कंप्लीटली फेल तो इसलिए नहीं कहा जा सकता है, सीबीआई की मांग हो रही थी परिजन के द्वारा ही, और परिजन ने परिजन के कहने पे ही या फिर उस दबाव में या फिर राजनीतिक दबाव में सीबीआई को सुपुर्द किए। लेकिन सर परिजन ने का लास्ट स्टेटमेंट वहां से डीजीपी से यहाँ से निकलने के बाद जो डिस्कशन उन लोगों में हुई है डीजीपी के आवास पर, परिजन उस समय तक कह रहे थे कि नहीं अब आप ही लोग जांच कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में रिट भी लगाया गया है। अब नहीं चाहता था परिवार की सीबीआई के पास जाए क्योंकि मैटर और ज्यादा फिर बड़ा होगा और ये फाइनल नहीं है कि भाई अब तुरंत डिसीजन आ ही जाएगा। नहीं, चारों तरफ से मांग उठ रही थी और पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी कि भाई रेप हुआ तो है, ये तो लेकिन किरकिरी तो हो गई ना सर। पूरे बिहार पूरे देश में किरकिरी, पहले दिन से ही पुलिस की किरकिरी हो रही है और पुलिस के नाम पर बट्टा लगा हुआ है, कोई शक नहीं है। ये बहुत पहली बार इस तरह का मामला सामने आया है। और मेरे को तो ये लगता है श्रीकांत जी कि अगर सत्र शुरू नहीं हो रहा होता विधानसभा का तो इतनी जल्दी सीबीआई को सुपुर्द हो सकता है। बिल्कुल, अब सत्र में हंगामा होता, बवाल होता। माले ने तो विधानसभा घेराव का पहले ही ऐलान कर दिया है और विपक्ष सदन के अंदर बाहर सरकार को घेरने की कोशिश करता। तो जो मांग थी परिवार वालों की, पहले तो मांग थी सीबीआई जांच हो, और परिवार तो पुलिस पर भरोसा जता ही नहीं रहा। वो कह रहा है कि पुलिस सही दिशा में जांच नहीं कर रही है। तो सरकार ने भी सोचा कि चलो सीबीआई को सौंप देते हैं। अच्छा, आप तो सर बिहार पुलिस के काफी करीब से मतलब देखते रहे हैं, उनका जो रवैया रहा है, उनका काम करने का तरीका रहा है, तो क्या कोई शुरुआत में जिस एंगल से
मतलब जांच चलती है, क्या उसी दिशा में तमाम जो अधिकारी हैं लग जाते हैं उसको करने के लिए कि वरिष्ठ अधिकारी लगते हैं तो कोई नया एंगल भी ढूंढते हैं अधिकारी? नहीं ढूंढते हैं, देखिए इसमें भी तो एसआईटी जब इन्वॉल्व हुई तो उसने नए तरीके से जांच शुरू की, पटना से जहानाबाद तक जांच गई। अब परिजनों का आरोप है कि एसआईटी की टीम परिवार पर ही शक कर रही है, उनके रिश्तेदारों पर ही ज्यादा शक कर रही है। 7 बार पूछताछ कर चुकी है परिजनों से। और हॉस्टल संचालक को अभी और भी जिनको पहले दिन ही गिरफ्तार करके हिरासत में रखना चाहिए था, रिमांड पर लेकर पूछताछ करनी चाहिए थी, उनको कुछ मिनटों की बातचीत के बाद छोड़ दिया गया। अभी तक तो कोई प्रमुख अभियुक्त गिरफ्तार ही नहीं हुआ है। कुछ तो झालमेल इसमें था सर। स्टार्टिंग से ही हर एंगल पे आप देखेंगे कि इग्नोरेंस चला रहा था लगातार। जब ये घटना 6 तारीख को घटी उसके बाद थाना गए इग्नोरेंस, उसके बाद फिर बिना पुख्ता जानकारी के एसएसपी एसपी के द्वारा जो बयान दिया गया वो भी गलत साबित हो गया बाद में। तो शुरू से ही कुछ ना कुछ गड़बड़। लेकिन ऐसा जैसे बिहार में जब से गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने हैं तब से उम्मीद कुछ ज्यादा ही जाग गई थी। सबको ऐसा लग रहा था कि जो सुशासन का तमगा नीतीश जी के ऊपर था वही सुशासन देखने को सम्राट चौधरी गृह मंत्री के रिजिम में भी मिलेगा। लेकिन अगर इस तरह की घटना लगातार घटती रही और कोई बहुत प्रॉपर संज्ञान नहीं लिया गया तो फजीयत झेलना आगे पड़ सकता है। पुलिस की तो बहुत बदनामी हुई है इस कांड से। बदनामी तो हुई है, लेकिन सवाल सर एक आपसे मेरा है, क्योंकि लगातार आप डीजीपी साहब से बातचीत भी आपकी होती रहती है, और जो सवाल उठा परिवार और डीजीपी के आवास की जो चर्चाएं बाहर निकल कर आई, जो आरोप डीजीपी पर लग रहे हैं, वो आपको लगते हैं कि डीजीपी विनय कुमार उस तरह के अफसर हैं? नहीं, ये एकदम हम किसी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरी 1-2 बार मुलाकात उनसे हुई है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे कोई बात होती है। लेकिन हाँ, जिस ढंग से भी जब भी उनसे मुलाकात हुई और जैसा उनके बारे में सुनने में आता है या जानकारी है, वो कॉम्प्रोमाइज करने वाले अधिकारी तो नहीं किसी भी हालत में दिखाई देते हैं। खाटी ईमानदार अधिकारी हैं और उनके ऊपर प्रश्न उठाना तो बड़ा मतलब सही नहीं रहे। देखिए, अनुसंधान के लिए ही विनय कुमार जाने जाते हैं। हाँ, अनुसंधान में उनको महारत हासिल है। जी हाँ, एक से एक मामलों का उन्होंने अनुसंधान किया है, सफलता प्राप्त की है। क्योंकि यहाँ पहले ही केस खराब हो गया। वो डीजीपी तो वो शुरू से जांच करेंगे नहीं। वो तो थानेदार का काम है, फिर एएसपी का, फिर एसपी का, फिर एसएसपी का। तो यहाँ चूक हो गई, जो जहाँ निचले लेवल से ही चूक हुई। तो डीजीपी ऐसा भी संभव है सर क्या है कि नीचे लेवल से ऊपर के अधिकारी को सही सूचना, सही जानकारी, पुख्ता सब बातें नहीं बताई या गलत बताई जा रही है। बिल्कुल है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मेरी जानकारी जो है, एक जूम मीटिंग लिया गया है, जिलों के तमाम जो है एसपी वगैरह उसमें मौजूद थे, डीजीपी साहब थे, तो बड़ी फटकार लगाई गई है कि जिलों की सूचना मीडिया के माध्यम से पुलिस के मुख्यालय तक आती है। इसको लेकर बहुत ज्यादा मंथन हुआ है कि आप लोग क्यों नहीं देते हैं, कप्तान साहब क्यों नहीं देते हैं, मीडिया के माध्यम से पुलिस मुख्यालय तक क्यों आता है। तो ये बिल्कुल एक गैप है जिला और नहीं, एक बार हम आपको बताते हैं कि खुद किसी कारण से मिलना मेरा हुआ था डीजीपी साहब से। उनके द्वारा बताया, इतना बढ़िया सिस्टम उनके द्वारा बताया जा रहा था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिस ग्रुप में सारे जिले से खबरें, जो भी डेटा है वो इकट्ठा की जाती है, उसका यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड बनता है। तो सिस्टम सारा बहुत सटीक तरीके से उनके द्वारा बनाया गया है। अब हो सकता है कि उसको फॉलो प्रॉपर ढंग से नहीं किया जा रहा हो सभी जिला के द्वारा। ठीक है, इसमें अब क्या हो सकता है? रोशनी कुमारी पे पहले आते हैं, जो सबसे बड़ी चूक जो है उन्हीं की दिखती है इस पूरे मामले में। तो क्या किसी पुलिस पदाधिकारी को, थाना प्रभारी को केवल सस्पेंड ही किया जा सकता है? लॉ क्या कहता है? ये चूक नहीं है, ये बिल्कुल बड़ा क्राइम है। बिल्कुल, ये नेग्लिजिबल तो थोड़े ऑफेंस है। ये तो उन्होंने जानबूझ करके गलती की है। ये भूल नहीं, इसका कानूनी गलती नहीं है सर, ये अपराध है। अपराध है। नहीं तो इसका कानूनी पर्दा डालने की कोशिश की है। 3 दिन तक आप स्पॉट पर नहीं गई जहां पर लड़की के साथ रेप हुआ है। और
उससे ऊपर के अधिकारियों ने और बड़ी भूल की है कि थानेदार की रिपोर्ट को सही मान लिया और उसके आधार पर यहाँ तक बयान दे दिया कि रेप ही नहीं हुआ है। भाई अभी एफएसएल रिपोर्ट नहीं आई है, डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है, आपने कैसे कह दिया कि रेप नहीं हुआ है? बर्खास्तगी उसके आपको शरीर पर लगता है चोट के कि निशान है। लगता है कि रोशनी कुमारी की बर्खास्तगी हो सकती है, हो सकती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अपराध है मुझे लगता है और उनकी तो नौकरी भी जा सकती है, नौकरी जा सकती है, जा सकती है और बाकी ऊपर के जो अधिकारी हैं वो भी कटघरे में खड़े हो सकते हैं। सबसे सवाल जवाब हो सकता है। देखिए लेकिन सस्पेंशन तो केवल सर जब सस्पेंशन की बात हुई तो केवल निचले ही पदाधिकारियों तक सस्पेंशन करके रोक दिया गया ना, ऊपर तक तो नहीं गया गया, तो मतलब लिपापोती यहाँ भी होगा। हाँ देखिए, शुरू से ही प्रयास किया गया, लास्ट तक यही प्रयास किया गया। अब इसके पीछे क्या कारण था, ये पहला ऐसा केस देखने को मिल रहा होगा सर श्रीकांत जी, जिसमें सही में उसका ओर और छोड़ का पता ही नहीं लग पा रहा है क्या हुआ। उसको इस तरह से कंफ्यूज कर दिया गया या कंफ्यूजन में सबको रखा गया कि पहली बार ऐसा होगा कि मीडिया भी बिल्कुल इसको ट्रेस नहीं कर पा रही है। कहा जा रहा है कि भाई एफएसएल रिपोर्ट में स्पर्म मिला है। स्पर्म किनके हैं? 18 से 21 साल के बच्चों के। बिल्कुल 5 उसी उम्र के नौजवान रडार पर है, ठीक है ना। और डीएनए रिपोर्ट आएगी तो मिलान किया जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन शामिल था। दूसरी तरफ डीजीपी के घर पर जाते हैं माता पिता, जांच अधिकारी वहां शामिल होते हैं। डीजीपी ने कहीं नहीं कहा कि आप कहिए कि आत्महत्या है, नहीं, परिवार के जो जांच अधिकारी थे वो डीजीपी के सामने परिवार को कन्विंस कर रहे थे कि ये आत्महत्या है। और ये भी सब पुष्टि नहीं है खबर की, मतलब ये परिवार के लोग, तो जांच चल रही है अभी, एफएसएल डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है और रेप साबित हो गया है ना भाई, रेप तो हुआ है। डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है और सर एम्स की रिपोर्ट भी तो नहीं आई है ना। बिल्कुल, एम्स की भी रिपोर्ट नहीं आई है। इसमें सर ये समझ में नहीं आता है कि परसों जब उसके माता पिता आए थे उसके बाद उनके मामा को भी किसी थाने में एसपी या एसएसपी के द्वारा बुलाया गया था, क्यों भाई? उनके मामा से कई बार पूछताछ हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। माँ बाप से 7 बार पूछताछ की जा चुकी है, तो उनको तो यही कहना है कि भाई हम ही क्यों संदेह के घेरे। सर इसमें एसआईटी गठित हुई तो कोई इंडिविजुअल क्यों बार बार बुलाया जा रहा है? बिल्कुल, क्यों नहीं टीम के सामने बुलाया नहीं, यहाँ माता पिता को बुलाकर बात करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, उनकी राय लेने की क्या जरूरत है? हाँ, और राय की क्या जरूरत है? आप छानबीन कीजिए, आप छानबीन करिए और जो नतीजा निकले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करिए। चाहे उनके परिवार के सदस्य फंसे या अब क्या लग रहा है सर, अब आप लोग क्या लगता है? मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, अब जांच चलेगा, लंबा जांच चलेगा, लंबा कहीं भी चलेगा भाई। सीबीआई के पास कोई एक ही केस है क्या? सीबीआई जांच करेगी, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। मुझे लगता है कि बिहार पुलिस ही जांच करती तो नतीजा निकलता, क्योंकि मुझे विनय कुमार पर बहुत भरोसा था। देखिए गलती नीचे के अधिकारियों ने की है तो उसको करेक्ट करना उन्हीं का काम था, वो करेक्ट करते। तो कहा जा सकता है कि सरकार ने ही इस पूरे मामले को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया। नहीं, सरकार ने विपक्ष की का मुंह बंद करने के लिए जो मांग थी विपक्ष की, परिवार की, कर दिया। लो भाई, तुमको तो जांच नहीं चाहिए, तुमको सीबीआई जांच चाहिए, तो लो अब सीबीआई जांच करके दिखाए। सनी देओल का पिक्चर देखे होंगे, जांच पे जांच, तारीख पे तारीख। अब इस मामले में कितनी तारीखें आती हैं और वास्तविक तौर से पीड़िता को कब तक न्याय मिलेगा, इसका इंतजार हमें भी रहेगा, पूरे बिहार को रहेगा, लेकिन हम आवाज उठाते रहेंगे। अगले मुद्दे पे चलते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा कर लेते हैं। सर बड़ा मास्टर स्ट्रोक उपेंद्र कुशवाहा ने चल दिया, 3 में से 2 विधायकों को तो मना लिया गया। अब इसको आप मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखते होंगे, हम तो नहीं देखते हैं। अच्छा। एक सीजन्ड उपेंद्र कुशवाहा को एक सीजन नेता माना जाएगा। आज से थोड़ी राजनीति में, लगता है 40 साल 50 साल से वो राजनीति में है। 4-5 गिन के विधायक है, उसको भी इलेक्शन के तुरंत बाद रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद वो संभाल नहीं पा रहे हैं। तो कौन तरह के सीजन नेता है भाई कि 4 और 5 विधायक भी उसमें से भी कंट्रोल में नहीं। हाँ, उसमें से भी परिवार के हैं और वो कंट्रोल में आपके नहीं आ रहे हैं। और ये जो टेम्पोररी अरेंजमेंट मान लीजिए हुआ है अभी, इसको कितने दिन तक अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो इसको कितने दिन तक संभाल पाएंगे? इसमें भी एक विधायक उनके नहीं थे मौजूद। हाँ, रामेश्वर महतो अभी भी नाराज हैं। रामेश्वर महतो तो बोल ही चुके हैं कि अब वापसी संभव नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कहाँ जाएं।
अकेले कहाँ नहीं, जाएंगे। पहले उपेंद्र कुशवाहा पे आते हैं। जैसे सर ने कहा कि मतलब इतने लीजेंड नेता हैं और अपने 4-5 विधायकों को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये गलती देखिए मुश्किल में है वो, है क्या कि बीजेपी ने चुनाव के पहले उनको वादा किया था कि आप भाई आपको राज्यसभा भेजेंगे और बेटे को एमएलसी बना देंगे, चाहे एक एमएलसी एक एमएलसी एमएलसी देंगे, आप देंगे, जिसको बनाइए। एक एमएलसी देंगे। और चुनाव के बाद उनको ये पता था कि बीजेपी कुछ देने वाली नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। चिराग पासवान के साथ भी बीजेपी करार कर चुकी थी कि चुनाव बाद राज्यसभा भेज देंगे, ये कर देंगे, लेकिन जीतन राम मांझी के साथ भी हाँ बिल्कुल हुआ। तो उनको लगा कि भाई अब तो हम 4 ही विधायक जीते हैं, ठीक है, और उसमें एक एमएलसी का जो कमिटमेंट है वो अब पूरा नहीं करने वाली है बीजेपी, क्योंकि वो तो कहेगी कि भाई आपको राज्यसभा भेजना है, एमएलसी भी दे, कैसे संभव है। पत्नी तो जीत गई, विधायिका बनी गई है ना। तो उन्होंने खतरा को भांपते हुए उस समय मास्टर स्ट्रोक अपने हिसाब से, उस समय मास्टर स्ट्रोक खेला था। बिल्कुल कि बेटे को अचानक आखिरी क्षण में, आपने देखा होगा कि कैसे पहुंचे थे, आखिरी क्षण में उनके बेटे पहुंचे थे ओथ लेने के लिए। एकदम लग रहा है कि एकदम अभी फैसला हुआ है। तो बीजेपी तैयार नहीं थी, कुर्ता बंडी भी नहीं सिला पाए थे, हालांकि अभी भी कुर्ता बंडी नहीं पहनते हैं, वो बहुत सीधे और एक्शन मोड में भी दिख रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा में विजय सिन्हा है या तो दीपक प्रकाश है। 2 ही मंत्री हैं जो एक्शन दिखाई दे रहे हैं। उनके योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के जो विधायक हैं, जो उनसे बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, बहुत दिनों से हैं, जैसे माधव आनंद शुरू से ही रहे उनके साथ, पार्टी तो उनको भी उम्मीद थी कि भाई पहला मंत्री बनने का मौका मिलेगा एक आदमी का, तो मेरा मिलेगा। जो आलोक सिंह है, उन्होंने पार्टी की बहुत मदद की थी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने भी उनके लिए लड़ा, लड़कर टिकट दिलवाया, जिताया, विधायक भी बनाया। तो उनका भी दावा था कि भाई मंत्री अगर कोई बनेगा तो मैं ही बनूंगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को बनाना पड़ा किसको, बेटे को, क्योंकि नहीं बनाते तो उनको एमएलसी नहीं मिलता। तो सर एक चीज इसमें हम जोड़ना चाहेंगे कि इसमें कमजोरी किसकी कही जाएगी। चिराग पासवान अपनी पार्टी में, आप देखिए भारती बने, भारती को टिकट दिया गया, या फिर इस तरह से परिवार के सदस्यों को जो टिकट दिया गया, उनके ऊपर तो कोई विद्रोह या पार्टी के अंदर विद्रोह या उतना बड़ा सवाल नहीं उठ पाया, क्योंकि वो मजबूती से अपने पार्टी को पकड़ रखे थे, पकड़ उनकी पार्टी में थी। यहाँ पे ऐसा क्यों है? पार्टी के सर्वे तो वही है। उपेंद्र कुशवाहा में फर्क है। चिराग पासवान का जो वोट बैंक है बहुत सॉलिड है, और मतलब तभी तो 29 सीटों पर लड़े भाई। नहीं तो आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से बड़े नेता हैं चिराग पासवान? नहीं, जनाधार के आधार पर तो है। अब उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट मिलता है, मांझी जी को 6 सीटें मिलती हैं, और चिराग पासवान को 29 सीटें मिलती हैं, तो चेहरा देख के मिल रहा है। सर तो रिजल्ट के हिसाब से ही तो एडमिशन होगा, जनाधार के हिसाब से। तो उनका रिजल्ट पहले अच्छा लोकसभा का था, उसी हिसाब से विधानसभा डिसाइड हुआ सर। केवल रिजल्ट से ही नहीं, उनका सॉलिड वोट बैंक है और ट्रांसफरेबल है। उपेंद्र कुशवाहा का नहीं है ट्रांसफरेबल। नहीं, एक और चीज देखना पड़ेगा सर कि चिराग पासवान के ऊपर ट्रस्ट बीजेपी का डोला नहीं है, या किसी भी पार्टी का। ये भी बड़ा कारण है, ये भी बड़ा कारण है। लेकिन अभी का जो डिसीजन रहा, उससे क्या लगता है कि ये उन्होंने ठीक किया है? फिलहाल यही रास्ता था। पार्टी टूट जाती, लग रहा था आज टूट जाएगी, कल टूट जाएगी। राजपूतों को भी साध लिया, बिल्कुल। शाहाबाद में उन्होंने, कुशवाहा के नेता तो है ही, और अब आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उन्होंने राजपूत कुशवाहा की जोड़ी बनाई है। तो शाहाबाद में असर पड़ेगा, उनका प्रभाव बढ़ेगा, वो मजबूत होंगे, राजनीतिक रूप से मजबूत। रास्ता कोई और नहीं था, रास्ता यही था उनके पास। लेकिन माधव आनंद का क्या? माधव आनंद ने तो परसों भी मैंने जब बातचीत किया तो वो कहे कि हम लोग पार्टी के साथ मजबूती के साथ हैं, लेकिन मंत्री बनने की सारी योग्यता मेरे पास तो है ही। और भाई मैंने पहले ही कहा आपको कि माधव आनंद और आलोक सिंह तो उसके दावेदार थे ही, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की भी मजबूरी समझिएगा ना भाई। अब उनको एमएलसी एक लेना है बीजेपी से, और वो एमएलसी मिलता ही नहीं माधव आनंद या किसी आलोक सिंह को बना देते। एक चर्चा चल रही थी, आपसे हम डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या लग रहा है। एक चर्चा थी कि क्या माधव आनंद आने वाले समय में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। माधव आनंद को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। पहले भी वो बोर्ड में उपाध्यक्ष थे, अब वो पद खाली हो गया है विधायक बनने के बाद, तो अब देखना है कि उस पद पर किसको उपेंद्र कुशवाहा बैठा। पुराने साथी को ले भी रहे हैं सर, अभी मदन चौधरी है, उनको भी बनाया है उन्होंने। हाँ बिल्कुल, लेकिन चर्चा भी चल रही है कि अपनी बहू को
वो नागरिक परिषद का पद पर बैठाना चाहते हैं। लेकिन ये इसमें सच्चाई नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से इसको कंफर्म नहीं किया हाँ, अभी गया है। कंफर्म नहीं किया गया। और लग रहा मुझे है कि नहीं अब लगता है कि ऐसा इतनी करेंगे। हाँ इतनी किरकिरी अरे कर देते हैं, लेकिन इतनी किरकिरी होने के बाद अब थोड़ा सा डाउट लगता नहीं, है। उनके प्रवक्ता के द्वारा भी इस चीज को डिनाई किया गया था कि ऐसा हाँ ऐसा कोई कुछ नहीं है। औपचारिक हाँ, ये हवा में बातें हैं। जी तो उपेंद्र कुशवाहा अगर नागरिक परिषद के किसी पद मिलने की बात आती है, और मांझी और उपेंद्र कुशवाहा लोजपा की तरफ से मांग तो हो ही रही है कि आयोग और बोर्ड में मिलना लेकिन चाहिए। सवाल ये है ना कि सर इनसाइड स्टोरी क्या रही होगी, क्या लग रहा है, मतलब कैसे माने होंगे ये विधायक? तीनों तो एकदम एकजुट थे। अब देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। माधव आनंद भी उपेंद्र कुशवाहा के बेहद खास हैं। हाँ नाराजगी तो स्वाभाविक है, जो जितना करीब होता है उतनी ही ज्यादा उसका दावा मजबूत होता है, और दावा जब नहीं मिले अधिकार तो नाराजगी भी उतनी ही बड़ी होती है। तो मानना स्वाभाविक था। और आलोक सिंह और माधव आनंद कहाँ जाते भाई? अब उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों को तोड़कर बीजेपी लेगी या जेडीयू लेगा तो अच्छा मैसेज जाएगा। क्या लगता है कि भाजपा भी अंदर अंदर कुछ बैटिंग की है उपेंद्र कुशवाहा के लिए? जरूर की होगी, बिल्कुल बिल्कुल की, एकदम 100% भाजपा नहीं चाहती तो होता ही नहीं। हाँ, जो फोटो ये बहुत बड़ा पॉइंट, जो फोटो को लेके ये सारा बवाल उठा था, बिल्कुल जो नितिन नवीन के साथ फोटो वायरल हुआ था और जहां से बवाल शुरू हुआ था, तो 100% साफ है कि भाई भाजपा का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा। और माना तो यही जा रहा था कि लोग बीजेपी और के साथ ऑप्शन भी नहीं है सर, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अरे कहाँ जदयू में जाएंगे, एनडीए के किस पार्ट में जाएंगे? किस पार्ट में जाएंगे? तो इनकी मजबूरी भी थी, नाराजगी जताना उनका हक था, वो जता दिया। रामेश्वर महतो का क्या होगा सर? रामेश्वर महतो देखिए ज्यादा एग्रेसिव है। हाँ, सबसे ज्यादा एग्रेसिव वही है। वही उन्होंने ही शुरुआत की थी ये विद्रोह की, और वो चिंगारी बहुत बड़ी हो गई देखते देखते। अब उनके बाद आलोक सिंह भी, आलोक सिंह कभी खुलकर नहीं बोले, लेकिन बोले नहीं थे, लेकिन गुट में थे, और हाँ, तीनों की बैठकें होती थी। हाँ, और वही चिंता की बात थी उपेंद्र कुशवाहा के लिए, क्योंकि 4 में से 3 विधायक अगर एक साथ हो गए तो पार्टी तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा। लेकिन मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। वो भी आ जाएंगे देर सवेर, क्योंकि उनको उम्मीद है जेडीयू से, वो जेडीयू से ही आए हुए हैं। रामेश्वर महतो के बारे में एक और चर्चा चल रही थी कि कुछ लोगों के बहकावे में भी वो आ गए थे। हाँ, और जेडीयू से ही आए हुए हैं। हाँ, अब तारीफ भी कर रहे हैं हम नीतीश कुमार जी की, तो चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार जी अकेले उनको लेंगे। हाँ, लेंगे भी कैसे? अब तो 4 में से एक विधायक थोड़े जा सकता है कहीं, तो सदस्यता चली जाएगी, तो रहेंगे, देर सवेर मान जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा उनको। कोई रास्ता नहीं। हालांकि भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा था कि अगर जेडीयू में आते हैं तो उनका स्वागत है। कहने से थोड़े होता। चलिए, तो उपेंद्र कुशवाहा के मास्टर स्ट्रोक कहिए या फिर मजबूरी कहिए, जो कह लीजिए, फिलहाल तो जो टूट दिख रही थी उस टूट से फिलहाल पार्टी बच गई है। अब आगे क्या कुछ होगा, जो अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, बिहार नहीं देश का मुद्दा है, देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति लाने वाला एक यूजीसी नई नियमावली को लेकर हम दोनों लोगों की प्रतिक्रियाओं लेंगे। सर, पहले आपसे ही शुरू करते हैं। यूजीसी नियमावली को लेकर पूरे देश में बवाल, एक पक्ष और एक विपक्ष। हालांकि रोक लग गया है, लेकिन बैकफुट पर भाजपा आ गई। देखिए, यूजीसी का रूल तो पहले भी था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन उसमें ओबीसी नहीं, जो बदलाव किया गया है उसको लेकर नाराजगी। हाँ, ओबीसी को उसमें शामिल कर दिया। हाँ, यही सबसे तो ओबीसी को शामिल करने के बाद क्या हुआ कि केवल सामान्य वर्ग अलग थलग पड़ गया। हाँ, और वही सबके निशाने पर आ गया। बिल्कुल। अगर ओबीसी उसमें नहीं रहता शामिल, हाँ, वो तो पहले से नियम था ही, तो था ही। और दूसरी बात यह है कि जो नियम था पहले कि जो गलत शिकायत करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हाँ। उस क्लॉज को हटा दिया गया, तो ये तो साफ हो गया कि भाई अब निशाने पर लिया जा रहा है सामान्य वर्ग के छात्रों को। मुख्य यही था सर, अगर ओबीसी को ये लोग डाले भी थे तब भी इतना बवाल नहीं मचता अगर वो क्लॉज नहीं होता जिसमें कि कंप्लेनेंट जो रहेंगे उनके ऊपर कोई अगर गलत पाया जाता है तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। और लेकिन आप एक देख लीजिए, अमित जी, आंकड़ा देख लीजिए सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, सरकारी आंकड़ा तो नहीं है मेरे पास, वो चल रहा है कि जो दलित, अति पिछड़ा, आदिवासी के खिलाफ 0 पॉइंट समथिंग है नहीं, जो केसेज हैं वो सबसे ज्यादा ओबीसी के खिलाफ, ओबीसी के द्वारा किए गए। वो भी सर, ओबीसी पर ही आरोप है।
उनका अपमान करने, उनके खिलाफ और वो भी सर पूरे भारत के सारे यूनिवर्सिटी को निकाला जाएगा तो 0.00% बहुत कम है। 2-3 उदाहरण ऐसे हैं जहां पर आत्महत्या कर ली। कुछ एक रिसर्च स्कॉलर ने कर ली थी, एक छात्रा ने। लेकिन सवाल है कि सर इसमें तो भाजपा फंस गई ना, बहुत बुरी तरीके से फंस गई। यूजीसी, सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि यूजीसी को सबसे पहले ओबीसी इसमें रखना है या नहीं रखना है, कानून में क्या परिवर्तन करना है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा संज्ञान लेने के लिए वो तैयार बैठा है। लेकिन मान लीजिए कि किसी भी तरह का जो रिजल्ट कभी डिले होता है या प्रॉपर ढंग से यूनिवर्सिटीज में कार्य नहीं हो रहे हैं, एग्जामिनेशन लेट हो रहा है, इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेना, चिंता नहीं है, उसका कोई चिंता नहीं। यूजीसी बनाया क्यों गया था, उसकी कोई चिंता नहीं है इन लोगों को। देखिए 2-4 साल मेन काम जो था मतलब यूजीसी का कि शिक्षा के स्तर में सुधार कैसे हो। 2-4 साल में आप देख लीजिए भाई, कितने ऐसे केसेज हैं। 3 ही 4 केस मुझे जहां तक ध्यान में है, चर्चा में आया था। एक रिसर्च स्कॉलर ने आत्महत्या कर ली थी, एक मेडिकल की छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। रोहित मेमुला के केस सर आप देखिए ना, 4-5 केस ये जैसे अगर मेडिकल को आप ले लीजिए या फिर जनरल शिक्षण संस्थान में कहीं भी ले लीजिए, तो यूजीसी और एनएमसी जो होता है, नेशनल मेडिकल कमीशन, और यूजीसी, ये दोनों के अंडर में ही सारे यूनिवर्सिटीज आते हैं। अब कोई इंजीनियर का छात्र है, आप इंजीनियरिंग में दाखिला लेना कोई मामूली बात है क्या? गरीब आदमी तो जा ही नहीं पाएगा सर, करोड़ों करोड़ों रुपया तो वहाँ का फीस है। बिल्कुल। मेडिकल में आप देख लीजिए, मेडिकल में दाखिला संभव है क्या? एक कॉलेज का 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ रुपया फीस है। बिल्कुल। वो कहाँ से दे पाएगा? इसके ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन जितना आलतू फालतू और ये सब बवाल मचाने वाली चीज है, उसको सामने सबसे पहले लेके आएंगे। देख, मुझे लगता है कि अपना अनुभव, लोग कहेंगे बड़ी बात कर रहे हैं। 2 ही जाति होती है, एक गरीब जात, एक अमीर जात। मेरा मानना है कोई जाति के नाम पर, मान लीजिए कोई अच्छा सामान्य वर्ग का आदमी है तो फिर आप भी ट्रोल होइएगा सर। ठीक है, गरीब और अमीर 2 ही जाति होती है अपने देश में भाई। तो हर गरीब कंचना यादव तो कह रहे हैं कि फंसाना चाहिए, हर गरीब के अधिकार की सुरक्षा। कंचना यादव जैसे राजद की प्रवक्ता है, बता रहे हैं सागर जी, कंचना यादव, वो फंसाना चाहिए कि फंसाना चाहिए सवर्णों। अब यही हम लोग बैठ के सर वही होगा। देखिए, पहले नहीं, दलित और अति पिछड़ा समाज के लोग, चाहे आदिवासी समाज के लोग केस नहीं करते थे झूठा, जान लीजिए। अच्छा, कुछ लोग करवा देते थे उनसे। जैसे हम 2 बड़े लोग हैं तो सामान्य वर्ग के, हम में लड़ाई है तो हमने एक ओबीसी को खड़ा करके, एक दलित को खड़ा करके आपके खिलाफ केस करवा दिया। सर हम भी ओबीसी हैं, पैसा देके करवा दिया। एक बात कर रहे हैं कि हमने पैसा देके आपके खिलाफ केस करा दिया। तो ओबीसी, ईबीसी और सामान्य वर्ग की बात नहीं है, यहाँ राजनीति है, सीधी राजनीति है। बीजेपी जो मैसेज देना चाहती है वो दे चुकी है। लेकिन सर ये फंस कैसे गई इतनी कहाँ बड़ी? फंसी है? तो जो मैसेज देना चाहती है दे दी है। सागर जी दिलचस्प ये है, अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे सर आपके चैम्बर में बैठ के कि 18वीं शताब्दी का जो हम लोग देख रहे थे, उसमें सर 90% साक्षरता भारत में है। भारत की साक्षरता जो थी वो 90% थी। 1812 में 90% साक्षरता अपने देश की थी। हाँ, अपने देश की थी। अब 90% अगर था तो 90% में क्या सिर्फ स्वर्ण या यही लोग थे? भाई भारत की आबादी अगर कुछ भी रही होगी तो 90% तो भाई सब अग्री जाति के तो हो नहीं सकते हैं। तो उसका आंकड़ा ये भी कहता है कि 70 से 80% लोग अति पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोग थे जो साक्षर थे। और ये भ्रम फैलाया गया कि भाई सामान्य वर्ग के लोगों ने अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी को पढ़ने नहीं देते थे ना सर। यही तो बोल रहे हैं। अरे मान लीजिए कि उस समय गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। अब गुरुकुल में 90% साक्षरता है तो पढ़ के वहीं से निकले हैं ना, वहीं से पढ़ के। तो इसका मतलब है कि दलित हो, पिछड़ा हो, अग्री जाति के हो, सब वहीं पढ़े हैं, वहीं से निकले थे और 90% साक्षरता दर थी। अब अंग्रेजों ने मैकाले पद्धति लाई और गुरुकुल को खत्म किया गया। तो अब देख लीजिए, उन्होंने ही जहर बोना शुरू किया। मैकाले की शिक्षा व्यवस्था, सामान्य वर्ग के लोग ठीक है, वो सबको साथ लेकर चलते। लेकिन दोनों लोगों की 2 बातें हैं। सर कह रहे हैं कि भाजपा फंस गई, आप कह रहे हैं कि भाजपा जो मैसेज देना था, मेरा मैसेज दे दिया भाजपा ने जो देना था कि भाई ओबीसी, ईबीसी, दलित, आदिवासी, लेकिन हम तो आपके लिए कलेजा खोल के रखने वाले हैं, हम जो चाहे कर ले। अब तो विरोध, अब क्या करें? सर ये किस्मत है भाजपा का कि कोई हिंदी भाषी क्षेत्र में, कोई राज्य में इलेक्शन नहीं है, नहीं तो ये मैसेज बहुत लंबा चला जाता सर। बंगाल में तो बीजेपी को सोच के ही तो किया है। वही बात है सर, बंगाल अगर समय देखकर ही किया है, ऐसा थोड़ा का समय कर दिया है। बंगाल बिहार चुनाव को पहले क्यों नहीं हो गया? इधर बताइए। तो फायदा होगा इससे बीजेपी को?
अरे मैसेज तो चला ही गया कि बीजेपी से ज्यादा हितैषी ओबीसी, ईबीसी, दलित, आदिवासी का कोई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी हाँ, ये को सब लोग गाली कांग्रेस दे वगैरह दिए। सब बेकार है। खूब नरेंद्र मोदी गाली सुन लिए इस मुद्दे पे। खूब मोदी की जाति भी खूब और सवर्ण सामान्य वर्ग कभी भी हम्म, एकजुट नहीं हो सकता है किसी के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, हम्म, किसी नेता के खिलाफ नहीं हो सकता है। बुद्धिजीवी वर्ग बता रहे हैं हम, सामान्य वर्ग का आदमी हम्म, वो फिर भूल जाएगा, ऑप्शन ही नहीं है वो सर उसके भूल पास। जाएगा और ये देखेगा कि कौन देश को बढ़िया से चला सकता जी। है, उसी को वोट देगा। तो मोदी जी को कहाँ खतरा है भाई, कोई नुकसान नहीं है, बल्कि एक मैसेज उन्होंने दे दिया कि हम सबसे ज्यादा हितैषी हैं। लेकिन इन लोगों का क्या सर, कंचना यादव जैसे प्रवक्ताओं का क्या, ये लोग खुलेआम बोलती हैं सब क्या फंसाना चाहिए। होगा उनके कहने से? इसी वजह से एक तो रिपोर्ट में भी हम देख रहे थे, कहा गया कि ये दो जो प्रवक्ता हैं इनके वजह से भी राजद का ये हाल हुआ है। भाई आप देखिए ना, आप जैसे श्रीकांत जी बोल रहे हैं कि मैसेज भाजपा की तरफ से दिया गया, तो अगर मैसेज भाजपा की तरफ से दिया जा रहा है इसके पक्ष में, तो ये भी तो अपना मैसेज देना चाहेंगे। राजद है या कोई उसके प्रवक्ता है, वो भी तो अपना मैसेज पास ऑन करना चाहेंगे कि इसके पक्ष या विरोध में वो क्या अपनी बात को रखना चाहते। तो वही कंचना यादव कर रही है, उनका भी यही कहा। कहाँ कोई राजनीतिक दल खुल के बोल पा रहा है, ना कांग्रेस बोल पा रही नहीं, है। बोला कैसे नहीं सर, राजद कल सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आया उसके बाद तो सब बोलना शुरू किए ही है। वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद हाँ, तो उसके बाद शक्ति आई गिरिराज सर। सिंह भी बोल रहे हैं। हाँ, तो ताकत उसके बाद ही उसके आई ना। पहले किसी नेता की जबान कहीं खुल नहीं गई सर। थी, न कांग्रेस न बीजेपी न नहीं, एक बोले थे सर, आपको राज्यसभा सांसद ये मनन मिश्रा है, उनके द्वारा बोला गया। भाजपा और ठीक है, मनन मिश्रा नेता नहीं है, वो कानूनविद है। हाँ, कानून के दृष्टिकोण भले से वो सांसद है राज्यसभा के, लेकिन वो कानूनविद है, कानून के हिसाब से वो कम से कम बोले तो सर। हिम्मत है बोले। देखिए, ये इस यूजीसी के इस एक्ट का विरोध करने का मतलब ये नहीं कि हम अति पिछड़ा, दलित और आदिवासी के विरोधी है भाई, नहीं। आदिवासी, दलित, अति पिछड़ा समाज के बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं और वो भी होनहार हैं, काबिल हैं, ऐसा थोड़े है, और वो भी हमसे लड़ना नहीं चाहते हैं। ये राजनीति के तहत हमको आपस में लड़ाने की कोशिश है। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि भाजपा इसमें नहीं फंसी है, भाजपा को इससे फायदा ही होने वाला है। बिल्कुल, मैसेज तो चला गया ना भाई कि भाजपा ही दिल खोल कर रख सकती है हाथ पर ओबीसी, ईबीसी और दलित के लिए, और कोई नहीं। कांग्रेस का झूठा दिखावा है। लेकिन उसमें गिरिराज सिंह जैसे दो चार नेताओं के टिप्पणी के बावजूद थोड़ा सा फंसी तो जरूर है भाजपा। मेरे हिसाब से तो भाजपा फंसी जरूर है, इसका रिजल्ट अभी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ओबीसी, ईबीसी थोड़ा सा पलड़ा उनके तरफ भारी हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में जो ट्रस्ट, जो विश्वास, जो उनके कोर वोटर है उनका था, वो तो जरूर डगमगाया है। आगे थोड़ा संशय तो हमेशा बना रहेगा। चलिए देखिए इस मुद्दे पर क्या कुछ होता है। आगामी दिनों में एक और सुनवाई होनी है, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, जैसे कुछ अपडेट होगा तो हम लोग आप तक पहुंचाएंगे ही। अब थोड़ा सा आपको ले चलते हैं बंगाल के तरफ। अंतिम के दो मुद्दे हैं, बंगाल की चर्चा करना जरूरी है, उसके बाद थोड़ा महाराष्ट्र भी चलेंगे क्योंकि वहां नई सरकार तो पुरानी है लेकिन डिप्टी सीएम नई बनी है। तो सर बंगाल पर आते हैं, आप ही से शुरुआत करेंगे। अमित शाह कैंप करने वाले हैं कहा जा रहा है। हम लोग तो शुरू से बोलते आ रहे हैं सर कि अगर बंगाल जीतना है तो बिना कैंप किए बंगाल को जीतना मतलब असंभव, क्या डबल असंभव बोलिए। जब तक वो कैंप नहीं करेंगे तब तक शक्ति नहीं आएगी जो उनके वोटर्स हैं, और वोट करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। परंतु एक चीज हम ये जरूर बोलना चाहेंगे कि इससे भी बीजेपी को उभरना पड़ेगा। जैसे भाजपा बंगाल में आज बंगाल जीतने के लिए पूरा अग्रसर है, हर प्रयास कर रही है, लेकिन हर समय आप देखिए, अभी यूजीसी का जो मैटर उठा उसमें भी कुछ राजनीति होने लग गई यूपी को लेके कि बाबा को हटाना है तो ये करना है तो वो करना है। तो हमको ये समझ में नहीं आता है सर, और भी तो पार्टियां हैं ना, राजनीतिक पार्टियां, सिर्फ भाजपा तो है नहीं, तृणमूल है, राजद है, सपा है, दुनिया भर की पार्टी है। उसमें तो जो शीर्ष मतलब जो टॉप पे बैठे हुए लीडर है, मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी कुर्सी हर समय पता नहीं कैसे डगमगाने लगती है। कभी बोलेंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा, कभी योगी आदित्यनाथ। तो ये कैसे हो रहा है? कभी सवाल आज तक एक बार भी उठा है क्या कि कांग्रेस में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेहरे नहीं होके कोई और प्रियंका गांधी हो जाएंगी, सोनिया गांधी हो जाएंगी? ये सवाल उठता है क्या? नहीं उठता है। तो भाजपा में ही क्यों इस तरह के सवाल उठते हैं और डर हमेशा क्यों बना रहता है?
आज मान लीजिए कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल उठ रहा है, उनके बारे में कहा जा रहा है, यूजीसी से जोड़ के देखा जा रहा है। कल हो सकता है हेमंत बिस्वा शर्मा का भी ऐसा ही कुछ हाँ, क्योंकि कद बढ़े। भाजपा सिंगल फेस वाली पार्टी नहीं है, यह भी एक तो reason भाजपा का हिस्ट्री ही देख लीजिए ना, हाँ। जब अटल आडवाणी थे, सबका दौर आता है। हाँ, उस समय वो सब लोग विरोध में थे, मोदी जी के विरोध में थे, लेकिन मोदी जी को ही आगे किया गया। मतलब जो कट्टर हिंदुत्व वाली जो छवि थी मोदी जी की उस समय, वो आज नहीं है जो पहले थी। बिल्कुल। और उसी कारण वो कतार में सबसे आगे खड़े हो गए। और उनसे भी कट्टर हिंदुत्व की छवि है योगी आदित्यनाथ की। तो ये कहा जा रहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ की काट बीजेपी को। तो गार्जियन तो मोदी है ना। बिल्कुल भाई, जब गार्जियन मोदी है, इस तरह का सवाल उठ रहा है और ये सवाल ऊपर से नहीं उठ के नीचे से उठ रहा है, तो उनको सामने आके या उनके प्रवक्ताओं के द्वारा ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए कि नहीं ये सब बकवास है, कोरा बकवास है। हाँ, लेकिन नहीं कहा गया, कभी भी कोई नहीं कहा सफाई गया। नहीं आ अब सर अगर मान लीजिए तीसरी बार आसाम जीतते हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा, तो फिर इनसे भी डर बन जाएगा। बिल्कुल, वो भी तो बड़ा चेहरा हो जाएंगे, वो भी बड़ा चेहरा हो बिल्कुल। जाएंगे, फिर उनके ऊपर सवाल उठने लगेगा। तो सर मजबूती पूरे परिवार से आएगी, क्योंकि एक इकलौते आदमी से मजबूती आने वाली है। हाँ, तो ये बात सही है, लेकिन अब देखिए योगी आदित्यनाथ को चाह कर भी बीजेपी इग्नोर नहीं कर रोक पाए। नहीं पाए। लेकिन सर बहुत बवंडर मचा है उत्तर और प्रदेश की कहा राजनीति ये में। भी जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव में नुकसान पहुंचाने के लिए, हराने के लिए ही हाँ। ये यूजीसी का शगुफा छोड़ दिया गया, ताकि यूपी में लेकिन ब्राह्मण और राजपूत ठाकुर लेकिन और सर सामान्य नुकसान वर्ग तो के लोग- भाजपा का होगा ना इससे। भाजपा का होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान तो योगी का होगा ना। आदित्यनाथ। लेकिन सर एक वीडियो आप भी देखे होंगे, योगी का आ गया बयान, बहुत वायरल हो रहा था। नहीं, कुछ यूथ जो थे प्रोटेस्ट कर रहे थे, यूजीसी गो बैक, नियमावली गो बैक, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। सोशल मीडिया में योगी नाथ जी का हम देख रहे थे, आदित्यनाथ का की प्रतिक्रिया देख रहे थे, तो बहुत कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं यूजीसी पर, यूजीसी के खिलाफ। बिल्कुल। तो देखिए योगी भी राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। और उनको ठिकाने लगाना इतना आसान नहीं है। अब भाई मोदी जी को ठिकाने तो लगाना चाहते ही थे, आडवाणी जी, वाजपेयी जी कहाँ पसंद करते थे, लेकिन नहीं लगा पाए ना। उसी तरह से योगी आदित्यनाथ को भी ठिकाने लगाना अब मोदी जी और अमित शाह के भी बस की बात नहीं है, बात समझिए। और देखिए भाजपा मतलब उस तरह की पार्टी रही है कि अपने लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं कहाँ, यूजीसी पर ना, बंगाल चुनाव पर ना। बंगाल चुनाव पर चर्चा कर। तो बंगाल चुनाव पर फोकस करिए कि वहाँ क्या होने वाला है। हाँ, बंगाल चुनाव में ठीक है, बंगाल में बीजेपी की ताकत बढ़ी है। पहली बार 2014 में बीजेपी को शायद 1 सीट आई थी, मुझे याद है, 1 या 2 सीट, और उसके बाद उसकी सीट बढ़ी लगातार, और अब लगातार बढ़ती जा रही है। अब विधानसभा में 77 सीट है बीजेपी के पास। तो जहां 3 विधायकों से 77 विधायकों वाली पार्टी बन गई है बीजेपी, तो ममता बनर्जी की चिंता बढ़नी चाहिए। लेकिन इतनी भी ताकत नहीं बढ़ी है। और अभी जो हाल के सर्वे आए जनवरी महीने की, जो एजेंसियां हैं उनके सर्वे आए हैं, सर्वे बता रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी का वोट थोड़ा घट रहा है, बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं घट रहा है। मतलब अभी भी वो बीजेपी पर बहुत भारी है। हाँ। तो बीजेपी के लिए ममता बनर्जी को बंगाल में इस चुनाव में हराना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि वहां का जो बुद्धिजीवी वर्ग है अभी भी ममता के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अब वहां ऐसी लड़ाई नहीं हुई है जैसे कि ध्रुवीकरण वाला राजनीति कोशिश की जा रही है। तो इस यूजीसी से फायदा बंगाल में होगा? यूजीसी का नहीं मैं कह रहा हूँ, यूजीसी का बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है बंगाल के चुनाव। बंगाल का चुनाव अलग है, अलग में यूजीसी का कोई बहुत नहीं, बड़ा यूजीसी का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा यूपी बिहार। हिंदुत्व काम आएगा भाजपा का, हमको नहीं लगता है। बंगाल में जो एजेंडा लेके बीजेपी बिहार चल रही है, यूपी में चल रही है या आसाम में चल रही है, वो एजेंडा वहाँ पे आपको बांग्लादेशी और ये सब भी एजेंडा बहुत ज्यादा काम नहीं है। वहाँ का भला मानुस अभी भी ममता पर ज्यादा भरोसा करता है। भाजपा को वहाँ मतलब प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत जो करी रही है। हम लोग तो चर्चा कर रहे थे कि कैंप करना चाहिए, और रियल में अब नितिन नवीन गए थे, 2 दिन का उनका कार्यक्रम था, पूरा ममता बनर्जी का एकदम भयंकर जो है वो काट किए हैं, वहां पर बयान दिए हैं। लेकिन अब अमित शाह जब कैंप करेंगे तो माहौल तो बदलेगा, लेकिन स्ट्रेटेजी बनानी होगी, कुछ मुद्दे कुछ। हाँ, जैसे आप नितिन नवीन बोलो, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, और वो कैंप कर रहे हैं या फिर 2 दिन के दौरे पे बंगाल गए थे। जो इम्पैक्ट मोदी, अमित शाह, इन लोगों का बंगाल में पड़ेगा, जो भरोसा वो जीत पाएंगे,
वो ऐसा नहीं है कि कोई प्रभारी जाके, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके वो इम्पैक्ट और वो भरोसा जता पाएगा, वो भरोसा दे नितिन पाएगा। नवीन के जाति का भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा बंगाल चुनाव में? थोड़ा पड़ सकता है, क्योंकि 40 से 50 लाख बताया जा रहा है कि वहां पे वोटर्स कायस्थ मतलब समाज के कायस्थ वोटर हैं समाज के और हैं, बहुत तो उनकी वो अहमियत बहुत बड़ा ऐसा फैक्टर नहीं बन सकता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि बंगाल चुनाव को जिताने में वो बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगा 50 लाख वोट, ऐसा नहीं दिखता है। है। देखिए, जब तक वहाँ हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं होगा, ठीक है ना, आर पार की लड़ाई नहीं होगी, तब तक वहाँ ममता और को आर हराना पार की मुश्किल लड़ाई होने में एक रिस्क भी है कि फिर कुछ जो भद्र लोग हैं वहां नाराज भी हो जाते हैं। नाराज वो अभी भी ममता के साथ चले जाएंगे, हाँ। अभी भी हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम भी भाजपा नहीं कर सकती है वहां चाह कर भी। नहीं, देखिए वहां पे बीजेपी के लिए मैदान खुला है, सिर्फ और सिर्फ भरोसे की बात है। भरोसा अगर आता है तो आज भी ममता को जो तबका नहीं पसंद करता है वो नहीं पसंद करता है। वोट वो मजबूरी में नहीं कर पाते हैं, डर भय जो समझ लीजिए, उसके कारण वो निकल के वोट उस संख्या में नहीं कर पाते हैं। तो मतलब ये है ना सर कि अमित शाह कैंप कर दे, प्रधानमंत्री मोदी कैंप कर दे, डर निकाल दे तो क्या जीत जाएगी भाजपा की? फिर भी कुछ करना बहुत पड़ेगा। संभावना है, बहुत संभावना है। अगर विश्वास जीत गए तो बंगाल चुनाव निकालना बहुत कठिन नहीं रहेगा इन लोगों के लिए। लेकिन कुछ ठोस मुद्दों पर भी जो है भाजपा को काम करना पड़ेगा। हालांकि भाजपा जो है ज्यादातर डेवलपमेंट को फोकस भी कर रही है, जो चीजें निकल कर आ रही हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक अंतिम मुद्दा है। अंतिम मुद्दा के डिस्क्रिप्शन से पहले हम लोग थोड़ा महाराष्ट्र पे चलते हैं। सर, महाराष्ट्र में पहली महिला उप मुख्यमंत्री मिली है और अजित दादा पवार की जो पत्नी है उनको ये पद मिला। बिल्कुल, अजित पवार की पत्नी को डिप्टी सीएम का ओथ दिलाया गया है, सुमित्रा पवार को, लेकिन उससे उनके परिवार के लोग ही नाराज हैं। शरद पवार नहीं पहुंचे, शरद पवार भी नहीं पहुंचे और परिवार के लोग नाराज इस बात को लेकर हैं कि इतनी जल्दी ये नहीं होना चाहिए था। अभी उनका निधन हुआ है, कुछ दिन इंतजार करके ये काम हो सकता था। लेकिन एक मैसेज भी गलत नहीं जाना था ना, क्योंकि बहुत सवाल भी उठ रहे थे जांच करवाने को लेकर और बहुत तरह की सियासत हो रही थी। तो भाजपा चाहती थी कि कोई गलत मैसेज ना चला जाए कार्यकर्ताओं के बीच में। बिल्कुल, अब तो बन गई है। उनको खूब बधाई और उनका अच्छा भविष्य रहे, अच्छा करें वो, अजित पवार की विरासत को आगे बढ़ाए, यही कामना हम लोग करते हैं। लेकिन सवाल है कि क्यों इतना जल्दीबाजी? चलो, जोड़े रखना भी था ना। अभी एकदम बिल्कुल खाली हो जाने पे अजित पवार ग्रुप कहीं फिर जाके मिल नहीं जाए, यही डर था। तो उसको अपने साथ जोड़े रखने के लिए मजबूरी थी। बिल्कुल, तो शरद पवार क्यों नाराज है? शरद पवार नहीं पहुंचे, उनको मौका ही नहीं। बात भी चल रही थी सर अभी कि दोनों का मर्जर हो जाएगा। हाँ, तो मौका उनको नहीं मिला। बीजेपी ने झटपट उनकी जगह दे दी उनकी पत्नी को। तो पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बदलाव देखते हैं इससे आप दोनों लोग? छोटी छोटी प्रतिक्रिया। भाई, बदलाव इन द सेंस कि कम से कम अब इन लोग शरद पवार की पार्टी को वो जो रास्ता दिख रहा था वो रास्ता बंद होता दिखाई दे रहा है। अभी जब ये शपथ ले चुकी हैं, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में वो स्थापित वहां पे हो गई हैं, तो वो पार्टी का सहयोग अब बीजेपी को मिल गया, कार्यकर्ताओं का सहयोग अब एनडीए मतलब एकजुट दिखाई देगा वहां पे। अजित पवार कभी भी कोई भी बड़ा फैसला ले सकते थे और कहा भी जा रहा है ना भाई, सवाल तो उठा ही रहे विरोधी कि भाई वो बीजेपी को छोड़ने वाले थे। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है ना कि वो बीजेपी के साथ छोड़ने वाले थे, इसलिए ये हुआ है और जांच की मांग कर रही है। सर, ये हर समय होता है। अभी रूपानी की मृत्यु हुई थी एक्सीडेंट में, तो उसमें भी ऐसा ही कुछ बोला गया कि ये ऐसा खोलने वाले थे, तो ये कुछ विद्रोह करने वाले थे। जब इस तरह की कोई घटना होती है तो कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी उसका लाभ उठाने का प्रयास करती है। लेकिन अमित भाई, ये भी तो चिंता की बात है कि ज्यादातर बड़े नेता डिप्टी सीएम ही प्लेन क्रैश में मारे जा रहे हैं। यही अभी हमारा अगला मुद्दा भी यही है। अंत में हम लोग इसी मुद्दे पर बातचीत कर लेते हैं। सर, इसको दूसरे एंगल से ऐसा नहीं देखा जाए कि सिलेक्टेड 10 ऐसा केस होगा जिसमें कि बड़े नेता मरे होंगे, जिनकी मृत्यु हुई होगी। ऐसे कितने प्लेन क्रैश पूरे दुनिया में होते हैं, कितने लोगों की मृत्यु। अभी आप इधर देखेंगे 10 दिन के अंदर में काफी सारे प्लेन क्रैश हुए, लेकिन वो पॉपुलर फिगर नहीं था, इसलिए हम लोग उस बात को समझ नहीं पाए, उनके नाम को नहीं जान पाए। लेकिन सर, सवाल है कि क्यों हो रहा है इस तरह की चीजें, कहाँ कमी है? देखिए, भारत में जैसे अभी सवाल उठ रहा है इस जहाज के ऊपर, ये लियर जेट बोल के एक जहाज था जो चार्टर्ड फ्लाइट में मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का जहाज है। 2014
मैन्युफैक्चरिंग इसका बताया जाता है। तो 16 2014 साल पुराना। हाँ 16 साल पुराना जहाज, यहाँ तो 40 साल पुराना गाड़ी भारत में चलता है, तो वो 16 साल पुराना जहाज की बहुत कैसे ज्यादा बोला जा सकता है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं। एयर इंडिया की जहाजें चलती है कितने साल पुरानी। और इसके ऊपर सवाल ही नहीं। और मेरा ये कहना है ना सर कि जब भी इस तरह की कोई घटना हो रही है, खासकर इधर 2-4 साल के अंतराल में अगर देखा जाएगा, तो हर समय सवाल पायलट के ऊपर उठाया जाता है। अभी भी इस पायलट के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। कोहरे की वजह से कोहरे ट्रैक नहीं, चेंज इसके कर ऊपर दिया। ये सवाल उठाया जा रहा है कि 3 साल के लिए इनको रेस्ट्रिकेट किया गया था, कुछ एक डोप टेस्ट ये सब में, या शराब वगैरह बारे में कुछ। तो ये तो नॉर्मल है। देखिए कोई भी पायलट, हम इससे थोड़े से जुड़े हुए हैं इसलिए हमको मालूम है कि जब भी कोई फ्लाइंग करने के लिए पायलट जाते हैं, वो अपने ड्यूटी पे जब जाते हैं, तो एयरपोर्ट पे एक डॉक्टर होता है। अच्छा। वो डॉक्टर नियमित रूप से टेस्ट करता है कि अल्कोहल वगैरह इनके ब्लड में है या नहीं है। अगर कोई बहुत ज्यादा मात्रा में, जो लापरवाह पायलट हैं, कोई गलती से या फिर कोई मान लीजिए 12 घंटे के अंदर में ज्यादा अल्कोहल, या 12 घंटा के बाहर भी ज्यादा अल्कोहल लेंगे, तो वो उनके ब्लड में आ जाएगा। ऐसा ये प्रिकॉशन वो पायलट्स हमेशा लेते हैं कि जब भी उनकी फ्लाइंग होगी, तो वो 15-20 घंटा 25 घंटा जो थोड़ा सेवन करने वाले हैं, वो उसको अवॉइड करते हैं। कभी ऐसा अगर हो गया तो वो भारी पड़ता है उनके लिए। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ होगा। फ्लाइंग से रोक दिया जाता है। हाँ, एकदम रोका जाएगा, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। इसको लापरवाही में सिर्फ लापरवाही मान के छोड़ा नहीं जाता। अपराध हो गया ये अपराध है। नशे में हवाई जहाज कैसे उड़ा सकते हैं भाई? आपके हाथ में 200 लोगों की जान है। लापर से देखिए, उससे कुछ होना नहीं है, लेकिन एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। उस क्राइटेरिया को आप अगर अवॉइड करते हैं, उसको आप इग्नोर करते हैं, तो उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। अजीत पवार वाली जो घटना थी, उसको अगर आप डिस्क्राइब करें, मतलब किस, आपको क्या लगता है शुरुआती? देखिए हो सकता है जो फॉग का बात आ रहा है ना, ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे कुछ दिखाई न दे। पहले 11 नंबर पे पहले 26 नंबर दिया गया ट्रैक उतरने के लिए। वो ठीक है। 26 जैसे क्या होता है ना कि रनवे का 2 साइड होता है, तो 360 डिग्री पे रनवे बना होता है। तो कोई भी अगर 26 ये रनवे है, उसको 26 नहीं 26 बोला जाता है, 260 डिग्री। और वो जो अपोजिट वाला रनवे रहेगा, उसमें 360 में घटा दीजिए, तो वो अपोजिट वाला रनवे आपका आ जाएगा। ये जो विंड स्पीड होता है ना, या विंड डायरेक्शन होता है, उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है कि जहाज किस तरफ से उतरेगा। जहाज जब भी उतरता है, तो सामने से अगर विंड हवा आ रही है, उस डायरेक्शन में उतारा जाता है। ऐसा नहीं होता कि टेल विंड, पीछे की तरफ से हवा आ रही है, उस डायरेक्शन में जहाज को नहीं उतारा जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ये तो एटीसी डिसाइड करता है, या टावर होता है। फॉग मैटर हो सकता है, और जहाज है, टेक्निकल डिफॉल्ट कभी भी हो सकता है, और वही कारण हुआ होगा। तो ममता बनर्जी जो कह रही हैं, अब कोई मतलब नहीं है, हर चीज पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर ये इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, तो कारणों पर विचार होना चाहिए कि कैसे कम की जाए इस तरह की दुर्घटनाएं, कैसे उस पर लगाम लगाई जाए। लेकिन राजनीति करने से क्या मतलब है? और एक और चीज में जोड़ना चाहेंगे सर, अभी सवाल ये 14 साल पुराने जहाज के ऊपर उठ रहा है। आप कहीं भी पता कर लें सर, आप अगर इंक्वायरी करेंगे तो आपको पता लगेगा, जितना एयर एम्बुलेंस चल रहा है भारत में, उसमें मोस्ट ऑफ द कंपनी जो एयर एम्बुलेंस चलाती है ना, वो जहाज 25 साल 30 साल इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट्स हैं 30 साल 25 साल पुरानी। उसका तो मान लीजिए सर रख रखाव ठीक ढंग से हो जाया करता होगा। बड़ी एयरलाइंस है जो एयर एम्बुलेंस चलाती है, सब छोटी छोटी कंपनी एयर एम्बुलेंस चलाती है। जहाज उनके पास कौन सा है? टर्बो प्रॉप जहाज है। वो प्रोपेलर का जो जहाज होता है ना, वो जहाज उनके पास है। बहाना क्या लिया जाता है कि छोटे एयर स्ट्रिप पे उतर जाएगा, वहां उतर जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है सर। पुराना जहाज है, और मेरे बहुत सारे पायलट फ्रेंड हैं जो एयर एम्बुलेंस में अभी एयर एम्बुलेंस के लिए फ्लाई करते हैं। अब आप सोचिए, वो लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि जहाज में इतना टेक्निकल डिफॉल्ट है कि ऐसा लगता है कि जहाज को चलाना और आत्महत्या करना एक बराबर है। और उसको एयर एम्बुलेंस, और वो एयर एम्बुलेंस का मतलब, जो मरीज हैं उनके जान की कोई कीमत नहीं है। यहाँ पे डीजीसीए क्या कर रहा है? यहाँ पे एयर सेफ्टी क्या कर रहा है? आप वो लियर जेट के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, काहे? क्यों? क्योंकि उसमें अजीत पवार सवार थे। उसमें हमारे जैसा और आपके जैसे लोग अगर सवार हैं, तो वो जहाज 40 साल पुराना हो, काम नहीं भी कर रहा हो, तो कोई बात नहीं, मरने दो। और रेट देखिए तो 1.5 लाख से 9 लाख तक घरेलू उड़ानों का रेट है। एयर एम्बुलेंस का हम बात कर रहे हैं। मुंबई से दिल्ली 5 से 7 लाख, दिल्ली से कोलकाता 10 से 11 लाख, मतलब इतना रेट है एयर एम्बुलेंस का। और यूज क्या किया जाता है, तो एक बीच क्राफ्ट करके आता है सर, बीच क्राफ्ट,
C-90 आपको याद होगा श्रीकांत जी, आप तो काफी साल से बिहार में पत्रकारिता कर रहे हैं। पहले बिहार सरकार के पास जो जहाज हुआ करता था वो C-90 हाँ होता था। बिल्कुल बिल्कुल। वो अब वो सब बदल दिया। हाँ वो बदल गया। वो सब जहाज आप मैक्सिमम जगह पे देखेंगे उस टाइप का ही फ्लीट एयर एम्बुलेंस में ये लोग चलाया करते हैं, जो आउटडेटेड हो चुका है एक जो तरह से। खतरनाक है, जानलेवा साबित हो सकता हो है कभी सकता है एक- सर, क्योंकि रख रखाव उस ढंग का नहीं हो पाता है एयर एम्बुलेंस एक की कंपनी हिंदुस्तान डॉर्नियर 228 हम्म। ये भी यूज किया जाता है। सब वही टर्बोप्रोप जहाज है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो प्लेन की यात्रा है सबसे ज्यादा सुरक्षित है। प्लेन की यात्रा बिल्कुल, हवाई जहाज की यात्रा सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आप एक्सीडेंट का पूरा देख लीजिए, साल भर का रिकॉर्ड, सबसे सबसे तो सुरक्षित सबसे है। ज्यादा सुरक्षित हवाई यात्रा ही जी। है। ट्रेन और सड़क यात्रा से ज्यादा सुरक्षित हवाई यात्रा है। घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं, होती रहेंगी, इसको पूरी तरह से रोक पाना बड़ा मुश्किल है। चलिए, तो आज के डिबेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। हर सप्ताह में आपके लिए विशेष चर्चा हम लोग करते हैं और अंदर खाने की जो खबरें होती हैं उस पर विस्तार से हमारे जो गेस्ट हैं वो बताते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी जो चर्चाएं हैं, आपके मन में जो सवाल उठ रहा है, ये कार्यक्रम कैसा लगा ये तो आपको बताना ही है, लेकिन अगर कुछ सवाल हो, कुछ टॉपिक्स हो जिस पर आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।